गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम चर्चा करेंगे भारत में मतदान व्यवहार पर। वैसे तो मतदान व्यवहार भारत में चुनावी मतदान व्यवहार को लेकर के काफ़ी अध्ययन हुआ है। यहाँ मैं पुराने जो अध्ययन हुए हैं उनके बारे में चर्चा नहीं करूँगा। यहाँ जो अब मेरा अपना अध्ययन है मैं उसको अपने के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो अक्सर आप जब लोग अपने समाज में बैठते हैं, चर्चाओं में बैठते हैं, तो लोग सरकारों पर कई तरीके के एलिगेशन लगाते हैं कि साहब महंगाई बढ़ गई है, रोज़गार नहीं है, ये कर दिया वो कर दिया, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, बहुत सारी बातें होती हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें यही एक व्यक्ति के मतदान व्यवहार को, वोटिंग बिहेवियर को जो है डिसाइड करती हैं। अब एक व्यक्ति के मतदान व्यवहार के आयाम कितने हैं? तो एक व्यक्ति के मतदान व्यवहार के 3 आयाम होते हैं। एक होता है व्यक्तिगत, दूसरा होता है सार्वजनिक हित, और इन दोनों के बीच में होता है छिपा हुआ सामुदायिक हित। अब बात करते हैं साहब व्यक्तिगत हित क्या है। तो व्यक्तिगत हित ये है कि जहाँ व्यक्ति अपने स्वयं के और अपने परिवार के हितों को लेकर के आगे चलता है। ओके, इस व्यक्तिगत हित के भी 3 आयाम हैं। पहला आयाम है साहब आर्थिक। आर्थिक में क्या चीज़ें आती हैं? महंगाई और रोज़गार। कि भाई महंगाई बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है घर का बजट बिगड़ता है। दूसरी चीज़ है रोज़गार, कि भाई रोज़गार अगर नहीं है तो आपके लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरा है साहब इसका सामाजिक आयाम। सामाजिक आयाम में आता है शिक्षा के अवसर आपके लिए कितने अवेलेबल हैं, आपके पास प्रॉपर स्कूल कॉलेज हैं या नहीं हैं, आप उन स्कूल कॉलेजों में दाखिला प्रक्रिया में आपको जो है सहभागिता मिल रही है या नहीं मिल रही है। और इसी में सामाजिक आयाम के अंतर्गत आती है समानता की मांग। ठीक है, जो डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है, जो भी असमानता या भेदभाव है उसके अगेंस्ट में समानता की मांग इसी के अंतर्गत आती है। तीसरा जो इसमें है वो है राजनीतिक। राजनीतिक में क्या आता है कि साहब एक तो प्रतिनिधित्व, ठीक है, प्राप्त होना चाहिए, और दूसरा जो है स्वतंत्रता, लिबर्टी लोगों को होनी चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, शांति सुरक्षा कायम रहे, ताकि लोग जो है सुरक्षित महसूस करें। अब ये तो हैं साहब व्यक्तिगत हित। प्रत्येक व्यक्ति के लिए साहब रोज़गार अवेलेबल हो जाएगा, कोई गारंटी नहीं है। महंगाई का आयाम भी हर किसी के लिए ऊपर नीचे होता है। ठीक है, हो सकता है कोई किसी चीज़ वस्तु का दाम किसी व्यक्ति के लिए बहुत महंगा है, हो सकता है किसी के लिए बिल्कुल भी नहीं है ना। ये व्यक्तिगत हित इंडिविजुअली अलग अलग होते हैं। ओके, हर व्यक्ति हर परिवार के अलग अलग होते हैं। अब बात आती है साहब सार्वजनिक हित की। सार्वजनिक हित ही राजनीति का वास्तविक हित कहा जा सकता है, जहाँ व्यक्ति अपने जो है हितों को या स्वार्थों को छोड़ करके सब लोगों के बारे में एक कम्युनिटी सोच रखता है। ओके, जैसे अभी मैं ये कहूँ कि साहब मेरी पर्सनल प्रॉब्लम महंगाई है, रोज़गार मेरे पास है, मेरे को कोई शिक्षा के अवसर भी सब मिले हुए हैं, लेकिन महंगाई मेरी एक समस्या है। जाहिर सी बात है किसी दूसरे व्यक्ति की समस्या नहीं होगी, यहाँ मैं अपने नज़रिए से सोच रहा हूँ। लेकिन जो सार्वजनिक हित का दृष्टिकोण होता है वहाँ पर व्यक्ति को न्यायी बनना पड़ता है। न्यायी बनने का मतलब ये है कि आप अपने हितों से बाहर निकलें, सब लोगों की, कम्युनिटी की, पूरे जो भी देश है उस देश की मांग को देखते हुए आप अपना नज़रिया विकसित करें कि भाई ओवरऑल देश में महंगाई बढ़ रही है, बेरोज़गारी बढ़ रही है या अन्य मामलात हैं। तो जो सार्वजनिक हित है उसमें कुछ अलग विषय आते हैं। ठीक है, महंगाई और बेरोज़गारी के अलावा उसमें जो विषय जुड़ता है वो है राष्ट्रीय सुरक्षा का। ठीक है, 2 तरीके की सुरक्षा है। एक तो आप अभी कह रहे थे कानून व्यवस्था की सुरक्षा, कि मेरा शहर, मेरे गली मोहल्ले सुरक्षित रहें, मैं अपराधियों से बचा रहा हूँ। दूसरा विषय है राष्ट्रीय सुरक्षा का, कि हम आतंकवाद से या बाहरी खतरों से हम सुरक्षित रहें, दूसरे देशों के हमलों से सुरक्षित रहें, राष्ट्रीय सुरक्षा। अच्छा, अगला इसमें जो आता है वो आता है विकास और समृद्धि। ठीक है, ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए कंट्री का। ठीक है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का, रेलवे का, जो आपके सार्वजनिक उपक्रम हैं। ठीक है, अच्छा, प्राइवेट और निजी दोनों प्रकार के सेक्टरों में समृद्धि हो। ठीक है, वहाँ समृद्धि होगी तो जाहिर सी बात है रोज़गार के अवसर भी बढ़ेंगे। ठीक है, और फिर तीसरी जो चीज़ अभी हमने पहले चर्चा की, महंगाई और रोज़गार की, ये चीज़ें हैं। अब कन्फ्यूज़न क्या करता है? कन्फ्यूज़न ये होता है
कि व्यक्तिगत हित के और सार्वजनिक हित, ठीक है, इन दोनों विषयों को एक साथ लेकर के नहीं चला जा सकता। ओके, और दोनों विषय जाहिर सी बात है एक दूसरे से पूर्ति होती भी नहीं है। जैसे कि अभी हमने बात कही साहब महंगाई और रोज़गार की, को हम तो साहब सबके लिए कह रहे हैं कि साहब देश में बेरोज़गारी बढ़ रही है, सरकार रोज़गार मिटाने के लिए कुछ करे। हमने साहब सरकार चेंज कर दी, अगली सरकार आई, उस सरकार ने अच्छी खासी सरकारी नौकरियां निकाली, बहुत वैकेंसी निकली, लेकिन उस वैकेंसी में आप नौकरी नहीं पकड़ पाए। ठीक है, एक तो ये था कि साहब फलानी सरकार ने नौकरी नहीं निकाली, मैं इसलिए नहीं लग पाया। दूसरी सरकार आई, उसने नौकरी निकाली, तब भी आप नौकरी नहीं लग पाए। तो जो आपकी व्यक्तिगत समस्या थी रोज़गार, वो जस की तस बनी रही। विकास होना चाहिए, ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए, देश में समृद्धि बढ़ी, जीडीपी बढ़ी, लोगों के पास पैसा भी बढ़ा, लेकिन आपके पास रोज़गार नहीं था तो आपका पैसा नहीं बढ़ पाया, आपके समृद्धि से दूर हो गए। अब जाहिर सी बात है, समृद्धि से दूर हो गए तो जो महंगाई थी वो महंगाई आपके लिए बढ़ गई, बाकी लोगों के लिए नहीं बढ़ी, वो आपके लिए बढ़ गई। तो अब आपने देखा, अच्छा फिर बात आती है उसकी शिक्षा और प्रतिनिधित्व की। शिक्षा के लिए बहुत सारे साहब स्कूल कॉलेज खुल गए, मेडिकल कॉलेज खुल गए, एम्स खुल गए, लेकिन उनमें कंपटीशन इतना हार्ड था, इतना टफ था कि आपको ऑप्शन नहीं मिल पाया। अब क्या आप क्या कहेंगे कि महंगाई, रोज़गार और शिक्षा, तीनों अवसरों से आप वंचित हो गए सरकार बदलने के बाद भी। और सरकार ने आंकड़ों में दिखा दिया कि साहब पिछली बार की तुलना में, पिछली सरकार की तुलना में हमने इतनी परसेंट की वृद्धि कर दी है, लेकिन आप अब भी उस जो है समृद्धि से दूर हैं। तो होगा क्या, व्यक्तिगत हित और सार्वजनिक हित में अब टकराव होता है कि अब आप कहेंगे कि सार्वजनिक हित से मेरे व्यक्तिगत हित की पूर्ति नहीं हुई, इसलिए मेरे लिए सरकार खराब है। अच्छा, अब सार्वजनिक हित से आपके हित की पूर्ति नहीं हो रही, तो अब ये पूर्ति होगी कहाँ से? भाई राजनीतिक दल भी चाहते हैं कि हर वोटर जो है हमसे जुड़ा रहे, है ना, और आप भी चाहते हैं कि सार्वजनिक हित से जब पूर्ति नहीं हो रही तो ये पूर्ति होगी कहाँ से? ये पूर्ति होती है फिर सामुदायिक हित से। फिर सामुदायिक हित की भावना उभर करके सामने आती है कि जो भी रोज़गार मिला, उस रोज़गार में मेरे जाति समुदाय को या मेरे धार्मिक समुदाय को रोज़गार नहीं मिला। जाहिर बात है, अगर मेरे धार्मिक समुदाय को या जाति समुदाय के लिए अलग रोज़गार स्कीम चलाई जाए, अलग से प्लानिंग चलाई जाए, या अलग से रिजर्वेशन वगैरह और बढ़ाया जाए या दिया जाए, तो जाहिर सी बात है उसका लाभ फिर मुझे मिल सकता है। सरकार ने जब सबके लिए रोज़गार की योजना चलाई थी तो उसमें सब समुदायों, जाति, धर्मों के लोग आ गए। अभी ये ऐसा हो कि मेरे कम्युनिटी के लिए या मेरे धर्म विशेष के लिए कोई आरक्षण किया जाए या अलग से कोई स्कीम चलाई जाए रोज़गार की, तो उसमें मेरा नंबर आ सकता है, तब मुझे लाभ मिल सकता है। फिर बात आई साहब प्रतिनिधित्व की। पहले आप सार्वजनिक हित से सोच रहे थे कि साहब ओवरऑल हमारे स्टेट का या हमारे ज़िले का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। प्रतिनिधित्व हुआ, लेकिन आपके जातिगत समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं हो पाया। तो जाहिर सी बात है, जो नेता, ठीक है, इस प्रतिनिधित्व से वंचित रह गए, वो लोगों को आकर्षित करते हैं कि देखो हमारे जातिगत समुदाय का या हमारे धार्मिक समुदाय का सरकार में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। फिर आदमी को ये लगने लगता है कि इंडिविजुअली मेरा प्रतिनिधित्व नहीं हुआ। ओके, आपके वोट से एक व्यक्ति विधायक बना, लेकिन अब वो आसानी सोचने लगेगा कि ये व्यक्ति मेरे जाति या मेरे धर्म का नहीं है, इसीलिए मैं प्रतिनिधित्व से वंचित हूँ। तो इन तरीक़ों से व्यक्ति सार्वजनिक हित से हट करके अब वो सामुदायिक हित पर आ जाता है, और जहाँ से वो जाति और धार्मिक आधार पर वोट देने लग जाता है। तो हमने देखा कि एक व्यक्ति के मतदान व्यवहार की शुरुआत हुई थी उसकी व्यक्तिगत हितों से। व्यक्तिगत हितों की सबसे पहले उसने पूर्ति करनी चाहिए सार्वजनिक हितों के साथ, जो कि कुछ हुए और कुछ नहीं हुए। जो नहीं हुए, जो उसकी समस्या बनी रही, और फिर वो उनके लिए मुड़ गया सामुदायिक हित की तरफ। ठीक है, क्या सामुदायिक हित से उसके व्यक्तिगत हितों की पूर्ति हो जाएगी? जैसा कि उसने कहा कि भाई मेरे जाति या धर्म के लिए अलग से कोई सरकारी योजना चलाइए, या वो ये कहे कि साहब मेरे जाति या धार्मिक समुदाय के लिए अलग से प्रतिनिधित्व दीजिए, अलग से साहब कोई दूसरी डिमांड भी हो सकती है। अगर
सामुदायिक योजनाएं लागू करने के बाद भी आपको रोज़गार नहीं मिल पाता है या आपका व्यवसाय नहीं बढ़ पाता है, आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं बढ़ पाती है, तब ये एक बड़ी गंभीर सिचुएशन बन जाती है। और ऐसा होता भी है कि कई बार व्यक्ति के सार्वजनिक हित और सामुदायिक हित दोनों से ही व्यक्ति के हितों की पूर्ति नहीं होती। तो भारत में मतदान व्यवहार को ये 3 कारक, व्यक्तिगत हित, सार्वजनिक हित और सामुदायिक हित ही प्रभावित करते हैं। ये इन तीनों के बीच के चलने वाली प्रक्रिया है जो लगातार इनके बीच में चलती रहती है। तो आज की चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। भारत में मतदान व्यवहार पर ये पहला भाग है और मतदान व्यवहार पर हम आगे भी इस पर चर्चा अवश्य करेंगे। धन्यवाद।